हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध को आज 47 दिन पूरे हो गए। 46 दिन से इजराइल के हमलों और गाजा पट्टी के हालात की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन बीते एक महीने से हमास को जड़ से खत्म करने पर अड़ा इजराइल अब 4 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गया है। कोई इसे इजराइल का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई इसे हमास के सामने इजराइल के सरेंडर के तौर पर देख रहा है। इसीलिए आज हम 4 दिन के होल्ड पर चले गए इजराइल के इंतकाम की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे और इस संघर्ष विराम की शर्तों का भी विश्लेषण करेंगे। दरअसल सीज फायर को लेकर बीते काफी दिनों से कतर, तुर्की और अमेरिका कोशिशें कर रहे थे। इन देशों को इसमें 47वें दिन कामयाबी तब मिली जब मंगलवार की देर रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें सीज फायर पर सहमति जताई गई। इजराइल अभी अस्थायी तौर पर 4 दिन के लिए युद्ध विराम करेगा, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू हमास की शर्तों पर सीज फायर पर तैयार हुए हैं। हमास की पहली शर्त है कि वो 240 बंधकों में से सिर्फ 50 को ही रिहा करेगा। इस पर इजराइल राजी है। हमास जिन 50 बंधकों को रिहा करेगा उनमें महिला और बच्चे ही शामिल होंगे। किसी बंधक सैनिक को नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर भी इजराइल सहमत हो गया है। हमास ने शर्त रखी है कि इजराइल को 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इसके लिए भी इजराइल ने हामी भर दी है। हमास की शर्त है कि वो हर दिन 12 से 13 के ग्रुप में बंधकों को छोड़ेगा, जिसके बदले 1 दिन का सीज फायर होगा। इसके लिए भी इजराइल तैयार है। हमास की शर्त है कि साउथ गाजा के ऊपर 6 घंटे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ड्रोन सर्विलेंस रोकनी होगी। ऐसा करने को इजराइल तैयार है। जिन 50 बंधकों को हमास रिहा करेगा उनमें 30 बच्चे, 12 महिलाएं और 8 बुजुर्ग महिलाएं होंगी। इजराइल इसके लिए भी राजी हो गया है। फिलहाल 4 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस समय सीमा के बाद अगर इजराइल 150 और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो जाता है तो हमास 24 घंटे सीज फायर के बदले 10 बंधकों को रिहा कर सकता है। इजराइल हमास के बीच सीज फायर होना राहत की बात है, लेकिन यह हमास के सामने इजराइल का सरेंडर ज्यादा लगता है, क्योंकि सीज फायर के लिए जिन शर्तों पर सहमति बनी है वो सभी शर्तें हमास ने रखी हैं और इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमास से इंतकाम लेने की कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी। האחרונים שוחחתי עם ידידנו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וביקשתי את התערבותו לטובת שיפור המתווה שיוצג בפניכם. והוא אכן שופר כדי שיכלול יותר חטופים ופחות מחירים. השיחות האלה נשאו פרי. הנשיא ביידן נרתם לעניין ואני מודה לו על כך. अब यहां सवाल यह उठता है कि युद्ध के 47वें दिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि जो नेतन्याहू हमास की शर्तें मानने को तैयार हो गए। इसे लेकर कहा जा रहा है कि 50 बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ऐसा कर रहा है, क्योंकि अपने लोगों को छुड़ाना इजराइल की प्राथमिकता में रहा है। अपने नागरिकों की रक्षा करना गलत नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने जो नरसंहार इजराइल में घुसकर किया था, उसका बदला लेने के लिए ही इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किया। लेकिन इस युद्ध की कीमत गाजा के आम लोगों को भी चुकानी पड़ी है। इजराइल ने चेतावनी देकर उत्तरी गाजा से लाखों लोगों को पलायन के लिए कहा था, ताकि आम नागरिकों को नुकसान ना उठाना पड़े। इसके बाद इजराइल ने उत्तरी गाजा में इतने बम बरसाए कि हजारों इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजराइल दावा करता रहा कि सिर्फ हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन क्या इजराइल के हमलों में सिर्फ आतंकियों के अड्डे ही तबाह हुए? आम लोगों के घर इससे प्रभावित नहीं हुए। जबकि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 45% घर आम लोगों के तबाह हुए हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 14,128 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे कई गुना ज्यादा घायल हुए हैं और हजारों इमारतें तबाह होने के बाद इजराइल सीज फायर पर राजी हुआ, जबकि इजराइल के 1200 लोगों की हमास के हमले में जान गई। सवाल है
कि अगर इजरायल के लोगों का जीवन बहुमूल्य है तो गाजा के आम नागरिकों को जीने का अधिकार क्यों नहीं है, जिन्हें हमास के अपराध की कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू 47वें दिन सीज फायर को तैयार हुए। इसके लिए भी उन्हें हमास का ऑफर स्वीकार करना पड़ा। सवाल है कि जब 1 महीने पहले हमास ने ऐसा ही ऑफर दिया था, तब नेतन्याहू क्यों तैयार नहीं हुए? तब वो हमास को पूरी तरह खत्म करने पर अड़े हुए थे। आखिर 47 दिन बाद किस मजबूरी ने इजरायल को हमास के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? गाजा में थमेगा बारूदी शोर, वजह इजरायल का सरेंडर। अब गाजा में नहीं फटेंगे बम, वजह इजरायल का सरेंडर। गाजा में तबाही रुक जाएगी, वजह इजरायल का सरेंडर। हमास की शर्तों पर इजरायल सीज फायर को राजी हुआ। इसे सीधे तौर पर इजरायल के सरेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। इस सीज फायर में अमेरिका ने भूमिका निभाई, इसलिए जिन 50 बंधकों को हमास छोड़ेगा उनमें अमेरिकी भी होंगे। A few words about the ongoing effort to bring home the hostages, and Hamas has been holding since October the 7th. We've been working on this intensively for weeks, as you all know. I've spoken recently about it with both the Prime Minister Netanyahu and the Amir Qatar. My team has been in the region shuttling between capitals. We're now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon. लेकिन सवाल ये कि 46 दिन से हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए कैसे और क्यों राजी हो गए? क्यों इजराइल हमास के सामने झुक गए? इसका जवाब मिलेगा। पहले नेतन्याहू की हमास के खात्मे की कसम सुनिए। אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן, אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם. 46 दिन से नेतन्याहू यही दावे कर रहे थे। दुनिया की आपत्तियों को दरकिनार कर उनका एक ही कहना कि हमास के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाए। अगर गाजा में आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक दावा किया था कि सीज फायर सरेंडर करने जैसा होगा। Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. कुछ दिन पहले तक सीज फायर को सरेंडर बताने वाले नेतन्याहू अब एक तरह से सरेंडर ही कर गए। अब नेतन्याहू सीज फायर के लिए मजबूर हुए हैं, तो उसकी एक नहीं बल्कि 4 वजहें हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स को पक्की खबर थी कि हमास आतंकियों ने सभी बंधकों को उत्तरी गाजा के अल शिफा अस्पताल में रखा हुआ है। बीते हफ्ते इजरायली सेना ने इस अस्पताल को घेर लिया था। फिर सेना अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल में बंधकों को रखे जाने के सबूत दिखाए। So we're inside the MRI center of the Shifa Hospital.
Israeli troops breached here a few hours ago, and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. अल शिफा अस्पताल में जब बंधक नहीं मिले तब इजराइल को सीज फायर के लिए राजी होना पड़ा। जानकारों की माने तो इससे पहले आईडीएफ को यकीन था कि वो अपने दम पर बंधकों को छुड़ा लेंगे। इससे इजरायली सैनिक देश की नजरों में हीरो बनेंगे, क्योंकि इससे पहले इजरायली सेना एक महिला बंधक सैनिक को छुड़ाने में कामयाब हो चुकी थी। 7 अक्टूबर के बाद से तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा था। करीब 1 महीने पहले सीज फायर से इजराइल ने इनकार किया था, लेकिन इजराइल में प्रोटेस्ट बढ़ते गए। लोगों की मांग थी कि हमास के साथ डील करनी चाहिए। मंगलवार की रात भी बंधकों के रिश्तेदार सड़क पर उतर आए और सीज फायर के लिए दबाव बनाए। हमास के खिलाफ युद्ध को लेकर नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें डिप्टी स्पीकर और सांसद निसिम वेतूरी भी थे। उन्होंने मीटिंग के बाद एक इजरायली रेडियो चैनल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजराइल को गाजा में आग लगा देनी चाहिए। कैबिनेट मीटिंग की बातें लीक हुई तो इस पर नेतन्याहू भड़क गए, लेकिन सांसद निसिम वेतूरी नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान पर कायम रहने का ट्वीट कर दिया। इससे भी नेतन्याहू पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ा। इजराइल ने उत्तरी गाजा के लोगों को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी थी। साथ ही गाजा में मानवीय सहायता के लिए भी रास्ता रोक दिया था। इजराइल के इस कदम से कई समर्थक देश भी खुश नहीं थे। सीज फायर के लिए लगातार इजराइल पर दबाव बढ़ रहा था। दूसरी तरफ महीने भर से अमेरिका कतर के साथ सीज फायर के लिए डील में लगा हुआ था। आखिरकार 47वें दिन इजराइल और नेतन्याहू को इसके लिए राजी होना। בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. इजराइल सीज फायर पर तब सहमत हुआ जब गाजा करीब करीब तबाह हो चुका है। अगर सीज फायर पर पहले सहमति बन जाती तो बंधक भी अब तक रिहा हो चुके होते और गाजा में इतना भारी नुकसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमास को यह बात पहले से पता थी कि जब तक उसकी कैद में इजरायली बंधक रहेंगे वो इजरायल से अपनी शर्तें मनवा सकता है। अक्टूबर में 50 बंधकों को रिहा करने के बदले हमास ने 6000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की थी, जिसे इजरायल ने मानने से इनकार कर दिया था। अब हमास की शर्त मानते हुए इजरायल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है, लेकिन इजरायल के लिए इन कैदियों की रिहाई इतनी आसान नहीं है। इजरायल की जेलों में बंद कैदियों को छोड़ने के लिए नियम बेहद सख्त हैं।
ऐसे कैदी जिन पर इजरायली नागरिकों की हत्या का आरोप है, ऐसे कैदी को छोड़ने से पहले विक्टिम फैमिली को बताया जाता है। परिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। अगर विक्टिम फैमिली कोर्ट जाती है तो कैदी की रिहाई रुक सकती है। इसीलिए 47वें दिन सीज फायर पर सहमति बनी और लागू 48वें दिन से होगा। फिलहाल तो इजरायल हमास की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है और 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ने पर राजी है। जानकारों का मानना है कि जिन कैदियों को हमास छुड़ा रहा है वो आम फिलिस्तीनी नहीं बल्कि हमास से जुड़े आतंकी हैं, जिन्हें गंभीर अपराध में गिरफ्तार करके इजरायल ने जेलों में डाल रखा है। हमास ने फिलहाल 50 बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिन सीज फायर की शर्त रखी है। बदले में 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराना चाहता है। हमास की इस शर्त ने इस आतंकी संगठन को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब किया है। हमास ने जिन 150 फिलिस्तीनियों की रिहाई की शर्त रखी है, उससे फिर साबित हो गया कि हमास को गाजा के आम नागरिकों से कोई मतलब नहीं। गाजा के लोगों के लिए हमास सीज फायर के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उसे उन लोगों की फिक्र है जो उसकी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अगर हमास को गाजा के लोगों की फिक्र होती तो 7 अक्टूबर के नरसंहार को अंजाम ही नहीं देता, क्योंकि हमास को यह बात अच्छे से पता थी कि इजरायल पलटवार जरूर करेगा। इसलिए हमास आतंकी 240 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ लाए। हमास ने बंधकों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया, जबकि गाजा के आम लोग इजरायल के हमलों में नुकसान उठाते रहे। जब हमास के 60 से ज्यादा कमांडर मारे गए, तब हमास भी सीज फायर को तैयार हुआ है। हमास की एक शर्त यह है कि साउथ गाजा में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ड्रोन सर्विलेंस रोकनी होगी। इसके पीछे जो वजह मानी जा रही है, उसके मुताबिक उत्तरी गाजा से हमास आतंकी साउथ गाजा में शिफ्ट हो चुके हैं, जिन पर इजरायल ड्रोन से नजर रख रहा है। ऐसे में हमास के बड़े नेता इजरायल की हवाई निगरानी से बचकर निकलना चाहते हैं। इन हमास नेताओं को पता है कि इजरायल रुकने वाला नहीं है। सीज फायर के बाद फिर से इजरायल पलटवार करेगा। Z News.